एपिसोड 90। फैंग चेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे एकांतवास के लिए एक जगह चाहिए। इसके अलावा मुझे कुछ साधना संसाधनों की भी आवश्यकता है। संसाधनों को विकसित करना कठिन नहीं है, बस निकटतम बाजार में जाएं और आपको वहां सब कुछ मिल जाएगा। जहां तक एकांतवास की बात है, क्या आप एक मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा चाहते हैं या शुद्ध? फैंग चेन ने एक क्षण सोचा और कहा, शुद्ध। पवित्रता के लिए लिंगलू द्वीप के आसपास के द्वीप सबसे उपयुक्त हैं। उन द्वीपों को विशेष रूप से अभ्यास के लिए भिक्षुओं को किराए पर दिया जाता है। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा कम है, लेकिन पवित्रता के साथ कोई समस्या नहीं है। तो फिर नवीन पहले वरिष्ठ नागरिकों को संसाधन खरीदने के लिए ले जाएगा। ठीक है, फैंग चेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। फिर नवीन फैंग चेन को फांगशी ले गया। फैंग चेन ने पाया कि उच्च स्तरीय दुकानें ऊपर की ओर चली गईं, जबकि निम्न स्तरीय दुकानें इसके विपरीत थीं। जमीन पर बनी दुकानों पर बहुत कम लोग आते हैं। ऐसा लगता है कि कल्पित बौने चलने के बजाय तैरना पसंद करते हैं। जिस स्थान पर नवीन फैंग चेन को ले गया, वह स्वाभाविक रूप से लिंगलू द्वीप की सबसे ऊंची दुकानों में से एक थी, जिसका नाम शिबाओ पवेलियन था। मंडप में मौजूद एक मध्यम आयु वर्ग के योगिनी व्यक्ति ने नवीन को आते देखा और तुरंत उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। प्रिय अतिथि, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस ना व्यक्तिगत रूप से हमारे स्टोर में आएंगी। ये वास्तव में हमारे स्टोर को चमका देता है। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन डी, बहुत समय हो गया मिलते हुए। मिस ना अभी भी मुझे याद करती हैं। ये बहुत छोटा सम्मान है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर फैंग चेन की ओर देखा। ये ताओवादी व्यक्ति कौन है? नवीन ने परिचय कराया, मैं सीनियर माई चेन हूँ। वरिष्ठ शब्द सुनते ही दुकानदार दी का व्यवहार और भी सम्मानजनक हो गया। नवीन द्वारा दुकानदार कहे जाने वाले एकमात्र लोग ताओ क्षेत्र के पुराने राक्षस हैं। पता चला कि यह वरिष्ठ व्यक्ति ही है जो यहाँ आया था। मैं सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दुकानदार दी ने गहरा सिर झुकाया। फैंग चेन ने शांति से कहा, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों कृपया अंदर आ जाइए। दुकानदार दी ने दोनों का दुकान में स्वागत किया। फैंग चेन ने चारों ओर देखा और पाया कि दुकान में सजावट मुख्य रूप से प्लेटिनम से बनी थी और बहुत शानदार थी। इस समय दुकान में अभी भी बहुत से ग्राहक हैं। हालांकि कपड़ों में बहुत कम कपड़ा है, लेकिन वे उत्तम और शानदार हैं। पहली नज़र में वे बता सकते हैं कि वे उच्च स्थिति वाले लोग हैं। दुकानदार दी ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये वरिष्ठ व्यक्ति 10 चीजें खरीदना चाहता है। फैंग चेन ने कहा, मुझे कुछ ज्ञानवर्धक खजानों की जरूरत है। इसके अलावा मुझे दानव सागर का नक्शा और दानव सागर के बारे में कुछ किताबें और जानकारी भी चाहिए। जितना ज्यादा विस्तृत होगा उतना अच्छा होगा। कल्पित बौने और मनुष्यों की संरचनाएं बहुत करीब हैं और उन्हें समझने की भी आवश्यकता है। दुकानदार दी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ठीक है, मैं अभी व्यवस्था कर दूंगी। कृपया दूसरी मंजिल पर जाकर थोड़ी देर बैठिए। दोनों दुकानदार दी के पीछे पीछे दूसरी मंजिल तक चले गए, लेकिन कोने के पास ही मेरी मुलाकात लोगों के एक समूह से हुई। एक युवा कल्पित बौना जब नवीन को देखा तो दंग रह गया और अवचेतन रूप से चिल्लाया, नवीन, तुम अभी भी जीवित हो। जैसे ही ये शब्द निकले, उन्होंने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। नवीन ने भी उधर देखा और जब उसने दूसरे पक्ष को देखा तो उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। रोसा, ये तुम हो? माई टीम की घेराबंदी वास्तव में तुमसे संबंधित है, उसने दांत पीसते हुए कहा। रोसालुओ परिवार और ना परिवार एक दूसरे के प्राणघातक दुश्मन हैं। दोनों परिवार सैकड़ों सालों से लड़ते आ रहे हैं और उनके बीच गहरी नफरत है। नवीन को पहले संदेह था कि उसे घेर कर मार डालने के लिए लुओ परिवार जिम्मेदार है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वास्तव में वे ही जिम्मेदार थे। जब लुओ शा का पर्दाफाश हुआ तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो क्या तुम अब भी बदला लेना चाहते हो? नवीन ने अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठी बहुत कसकर बंद कर ली और गुस्से से बोली, मुझे इसका बदला लेना होगा। ये सुनकर रोजा हंस पड़ी और उसकी हंसी व्यंग्य से भरी थी। बदला? मुझे डर है कि तुम्हारे ना परिवार को यह मौका नहीं मिलेगा। उसने फिर से नवीन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में वासना भरी नजर थी। अगर तुम नहीं मरे हो तो कोई बात नहीं। पहले मुझे चिंता थी कि तुम्हें माई टीम और दूसरे लोग मार देंगे। अब ये देखकर अच्छा लगा कि तुम सुरक्षित हो। वह जानबूझकर नवीन के करीब गया और एक कामुक मुस्कान के साथ बोला, जल्द ही तुम मेरी हो जाओगी। इतना कहकर वह रुका, हंसा और चला गया। लानत है कमीने पर।
नवेन ने रोसा को बड़े गुस्से से जाते हुए देखा, लेकिन वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। वह यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी। फैंग चेन शुरू से अंत तक चुप रहा। वह न के घर सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि वह दोनों परिवारों के बीच झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। स्वाभाविक रूप से उसे इस तरह की चीजों की परवाह नहीं होगी। जब वह पहली बार आया तो वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। बाद में दुकानदार दी फैंग चेन और उन दोनों को एक हॉल में ले गया। दुकानदार डी ने एक सूची निकाली और कहा, वरिष्ठ, ये मेरे शिबाओ मंडप में ज्ञान प्राप्ति के सभी संसाधन हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या चाहिए? फैंग चेन ने सूची ली और उसे करीब से देखा। सूची में अधिकांशतः दानव अमृत हैं, लेकिन वे मूलतः 5वें स्तर के दानव अमृत हैं तथा 6 स्तर के दानव अमृत यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। जहाँ तक 7वें स्तर का सवाल है तो वहाँ एक भी नहीं है। इसके अलावा समुद्र में कुछ अमृत और संसाधन भी हैं। फैंग चेन ने चारों ओर देखा और कहा, मुझे सभी 6ठे स्तर के दानव अमृत यहाँ चाहिए और मुझे ये अमृत भी चाहिए। उन्होंने सूची में शामिल लगभग आधे अमृतों के नाम बताए। 5वें स्तर के दानव अमृत का उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और केवल 6ठे स्तर के दानव अमृत ही उसे दूसरा दानव खोलने में मदद कर सके। हालांकि उन्होंने ये भी देखा कि लिंगलू द्वीप में बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं थीं। यदि आप अधिक अच्छी चीजें चाहते हैं तो आपको अंतर्देशीय समुद्र में और भी गहराई तक जाना होगा। बेशक वह अनुभव प्राप्त करने और साथ ही आवश्यक संसाधन खोजने के लिए बाहरी समुद्र में भी जा सकता है, लेकिन इस पर बाद में निर्णय लेना होगा। फैंग चेन को सूची में से अधिकांश खजानों को एक ही बार में चुनते देख दुकानदार वेन ने एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। फैंग चेन ये देखकर थोड़ा चौंका और पूछा, समस्या क्या है? उसने सोचा कि उसके शब्दों और कार्यों से दूसरे पक्ष को संदेह हो गया है। तभी दुकानदार वेन को होश आया और उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस अपने सीनियर की उदारता से हैरान था। उन्होंने फैंग चेन द्वारा चुने गए खजानों को गिना और कहा, वरिष्ठ, इन खजानों की कुल कीमत 5.39 मिलियन दानव गोलियां हैं। फैंग चेन ने कहा, मैं इसके बजाय आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करूंगा, क्या आप कर सकते हैं? यद्यपि दानव सागर में आत्मा पत्थरों को एक दुर्लभ संसाधन माना जाता है, फिर भी वे पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं हैं। ये दानव गोली से बहुत कम है, इसलिए यह मुद्रा के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ बिल्कुल, दुकानदार वेन ने बार बार सिर हिलाया। यद्यपि स्तर 3 की दानव गोलियों के लिए आत्मा पत्थरों का अनुपात 1 से 1 है, फिर भी स्तर 3 की दानव गोलियों की तुलना में आत्मा पत्थर बहुत दुर्लभ हैं। फैंग चेन ने पहले से तैयार मछली की हड्डी भंडारण अंगूठी दुकानदार वेन को सौंप दी। स्वाभाविक रूप से उसने माइटिंग और अन्य लोगों को मारकर यह स्टोरेज रिंग प्राप्त की। यहाँ आने के रास्ते में उसने क्यूशु में सभी स्टोरेज रिंग को हटा दिया। दुकानदार वेन ने स्टोरेज रिंग ले ली तथा उसके सही होने की पुष्टि करने के बाद उसने तुरंत सामान पहुंचा दिया। बेशक चीजें स्वाभाविक रूप से भंडारण रिंगों में रखी जाती हैं। इसे लेने के बाद फैंग चेन ने पुष्टि की कि यह सही था और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। दुकानदार वेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, वरिष्ठ, क्या आपको कुछ और चाहिए? फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया, अभी नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं दुकानदार वेन के पास जरूर आऊंगा। तो फिर मैं सीनियर के अगले दौरे के लिए यहीं इंतजार करूंगा। फिर फैंग चेन और नवेन चले गए और रास्ते में नवेन ने पूछा, वरिष्ठ, आपको और क्या चाहिए? या आप एकांतवास में जा रहे हैं? फैंग चेन ने कहा, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बस मेरे एकांतवास स्थल पर जाने का इंतजार करो। ठीक है। नवीन फैंग चेन को द्वीप की ओर ले गया। वे एक हवेली में आ गए और एकांतवास का स्थान चुनना आसान था। आखिरकार कल्पित बौने शायद ही कभी बाहरी द्वीपों पर एकांतवास का स्थान चुनते हैं। अधिकांश लोग सीम के पेड़ पर एकांतवास का स्थान चुनते हैं। आखिरकार वहां आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत हो रही थी। एक द्वीप चुनने के बाद नवेन और फैंग चेन द्वीप पर आए। जल्द ही वे द्वीप पर आ गए। ये द्वीप बहुत बड़ा नहीं है, इसका आकार लगभग 100 फुट है। ये लिंगलू द्वीप से 100 मील दूर है। इसके सुदूर स्थान के कारण यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। नवेन ने फैंग चेन को द्वीप खोलने के लिए टोकन सौंप दिया और परिचय दिया, वरिष्ठ, इस द्वीप की अपनी रक्षा और परिरक्षण सरणी है, जो ग्रैंड मास्टर के अन्वेषण और विनाश का विरोध कर सकती है। टोकन के बिना आपको अपनी इच्छा से प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वरिष्ठ लोग बिना किसी परेशानी के यहाँ अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी आपदा या जानवरों की बाढ़ आती है तो त्यानलू द्वीप एक लंबा सायरन बजाएगा। उस समय
वरिष्ठों, कृपया जितनी जल्दी हो सके पीछे हटना बंद करें और लिंगलू द्वीप पर वापस लौट आएं। बेशक, इस तरह की बात शायद ही कभी होती है, वरिष्ठों को बस याद रखने की जरूरत है। फैंग चेन ने सिर हिलाया, अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन ने अपना सिर हिलाया, वरिष्ठ, आपका स्वागत है। आपने मेरी छोटी बच्ची की जान बचाई है। मुझे यही करना चाहिए। उसने फिर पूछा, वरिष्ठ, क्या आप एकांतवास में जाने की योजना बना रहे हैं? फैंग चेन ने सिर हिलाया, मैं कुछ समय के लिए एकांत में रहना चाहता हूँ। ठीक है, सीनियर, अगर आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं, तो आप मेरीना के घर आ सकते हैं, या जूनियर को बुला सकते हैं। मेरी बेटी ने सीनियर की दयालुता का बदला नहीं चुकाया है, नवीन ने ईमानदारी से कहा। अच्छा, फैंग चेन ने मना नहीं किया और धीरे से सिर हिला दिया। बस उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर वह एकांतवास से बाहर आएंगे तो सीधे चले जाएंगे और दूसरों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखना चाहते। नवीन ने फैंग चेन को परेशान करना बंद कर दिया और चला गया। जब फैंग चेन ने नवीन को जाते देखा तो उसने अपनी देव और दानव वाली आंखें खोली और सभी दिशाओं में देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उन्होंने दल सक्रिय किया और द्वीप में प्रवेश किया। द्वीप के पिछले भाग में प्रवेश करने के बाद उसने उसे अपनी देव दानव दृष्टि से ध्यानपूर्वक देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, संरचना की व्यवस्था करें और गुफा में प्रवेश करें। गुफा में फैंग चेन ने जिया लिंग को पुकारा। मालिक, जिया लिंग ने सम्मानपूर्वक कहा। फैंग चेन ने कहा, आपको भी अभ्यास करने के लिए एक गुफा ढूंढनी चाहिए। मैं थोड़े समय के लिए एकांतवास से बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ, जिया लिंग ने सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक चला गया। इसके बाद फैंग चेन ने गुफा निर्माण को सक्रिय किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है, फैंग चेन ने तुरंत अभ्यास करने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने दानव सागर के शियायान क्षेत्र के बारे में सभी पुस्तकें निकाल लीं। वह इस समयावधि का उपयोग दानव सागर के निचले चट्टानी क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए करना चाहता था, ताकि वह इस क्षेत्र में मन की शांति के साथ घूम सके। नवीन के ना के घर लौटने के बाद वह तुरंत नारेस से मिलने आई। नारेस ने पूछा, उस व्यक्ति का क्या हुआ? नवीन ने उत्तर दिया, वो द्वीप संख्या 5 पर एकांतवास में है, और ऐसा लगता है कि वह कुछ समय तक एकांतवास में ही रहने की योजना बना रहा है। नारेस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ, ताओवाद के क्षेत्र में एक और मजबूत आदमी। इससे पहले कभी कोई खबर नहीं आई थी। क्या ये हो सकता है कि वह बाहरी समुद्र से आया हो? नवीन ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अंतर्देशीय समुद्र को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। मुझे डर है कि वह वास्तव में पूरे साल खुले समुद्र में ही रहता है। क्या उसमें कुछ असामान्य बात है? नारेस ने फिर पूछा। नवीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये सामान्य है, लेकिन उसने शिबाओ मंडप में कुछ ज्ञान संसाधन खरीदे और आत्मा पत्थरों से भुगतान किया। आध्यात्मिक पत्थर। तब आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वह सचमुच बाहरी समुद्र से है। ये सुनकर नरेश को और अधिक यकीन हो गया। अंतर्देशीय समुद्र में अब कोई आध्यात्मिक पत्थर की खदान नहीं है। यदि कहीं कोई आध्यात्मिक खान है, तो वह केवल बाहरी समुद्र में है। उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि फैंग चेन उसके क्षेत्र से था, क्योंकि क्यूशू की तरह याओहाई शियायान क्षेत्र में कोई टेलीपोर्टेशन सरणी नहीं है। यह मूल रूप से एक विभाजन है। क्यूशू के लिए तियाननान क्षेत्र की यात्रा करना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन अन्य लोगों के लिए अन्य राज्यों की यात्रा करना है। दूसरे शब्दों में, आप अन्य लोकों में तभी जा सकते हैं जब आप आध्यात्मिक समुद्री लोक तक पहुंच जाएं। उन्होंने कहा, ये व्यक्ति वास्तव में खुले समुद्र से जीवित वापस आने में सक्षम है, और वह इतनी बड़ी राशि खर्च करने के लिए बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। हमें उसके साथ अच्छे दोस्त बनाने होंगे। इससे परिवार को नुकसान की बजाय अधिक लाभ होगा। नवीन, मैं यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अच्छा ऐसा है। नवीन ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने घात लगाकर हमला किए जाने की बात कही। नारेस ने गुस्से से कहा, हम लुओ परिवार और भी बेशर्म होता जा रहा है। वे इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करते, वे केवल छिपकर हमले करते हैं। इसका बदला लिया जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, लेकिन आपकी यात्रा पर उनका ध्यान कैसे जा सकता है? नवीन ने कहा, क्या कोई गद्दार है? नारेस ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बारे में अभी किसी को मत बताना, मैं इसकी गुप्त जांच करूंगा। हाँ पिताजी, नवीन ने आदरपूर्वक वादा किया। नारेस ने फिर कहा, लुओ परिवार हाल ही में अधिक से अधिक बार स्थानांतरित हो रहा है। यहाँ तक कि आपने स्थानांतरित होने की हिम्मत की।
मुझे डर है कि कुछ साजिश है। कृपया हाल ही में बाहर न जाएं और कुछ समय के लिए अभ्यास करें। हाँ, नवीन ने वादा किया। दूसरी ओर लुओ परिवार, वह हरा हुआ माइटिंग ऐसा कुछ बुरा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। लुओ परिवार के मुखिया रोरी ने ठंडी सांस ली। यद्यपि वह गाली दे रहा था, परंतु उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। लुओशा ने कहा, पिताजी, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप असफल हुए तो असफल ही होंगे। वैसे भी लक्ष्य पूरा हो चुका है। वह दुष्टता से मुस्कुराया और कहा, मुझे डर है कि नरेश इस समय बहुत गुस्से में है और निश्चित रूप से बदला लेने का कोई रास्ता खोज लेगा। लेकिन वह नहीं जानता कि यह एक जाल है। हाँ, इस बिंदु पर उन दोनों ने धूर्त मुस्कान दिखाई। समय धीरे धीरे बीतता गया। देखते ही देखते आधा साल बीत गया। एक उच्च स्तरीय भिक्षु के लिए आधा वर्ष पलक झपकते ही बीत जाता है, लेकिन फैंग चेन के लिए यह उसकी साधना के बाद से एकांत में बिताया गया सबसे लंबा समय है। इस दिन द्वीप के चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होकर द्वीप की ओर बढ़ने लगी। हालांकि बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए वहां फिर से शांति स्थापित होने में केवल आधा घंटा ही लगा। हवेली में फैंग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई सफलता हासिल नहीं की है, लेकिन दाव एपर्चर 2 खोला। उनमें से एक तलवार दानव का दाव एपर्चर है और दूसरा तलवार भगवान का दाव एपर्चर है। पहले खोले गए छिद्रों को मिलाकर अब उनके पास कुल 4 छिद्र हैं। लेकिन फैंग चेन खुश नहीं हो सका, क्योंकि केवल 4 छिद्रों को खोलने में ही क्यूशू में लाए गए अधिकांश संसाधन और लिंगलू द्वीप पर पहले से खरीदे गए सभी संसाधन खर्च हो गए। अन्य के समान संसाधनों के साथ प्रारंभिक चरण में 7 या 8 दुकानें खोलने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन वह केवल 2 ही रन बना सके, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे देवताओं और राक्षसों का आशीर्वाद प्राप्त है और उसके लिए ऐसी भयानक समझ के तहत ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इससे फैंग चेन को यह संदेह होने लगा कि क्या वह 36 छिद्र भी नहीं खोल पाएगा। देवताओं और राक्षसों के बीच का ये रास्ता सचमुच कठिन है। वह कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। लेकिन अब जब वह इस रास्ते पर चल पड़ा है तो फैंग चेन को अपने दांत पीसकर दृढ़ रहना होगा, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न हो। संसाधन समाप्त हो चुके हैं और अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। वह खड़ा हो गया और जब वह जियालिंग को पुकारने वाला था तो उसे लगा कि कोई बहुत तेज गति से उसकी ओर आ रहा है। उसकी है, वह नवेन था जो आया था, लेकिन इस समय वह घबराई हुई थी, जैसे कोई जरूरी काम हो। नवेन उस द्वीप पर आया जहां फैंग चेन था और जोर से चिल्लाया, वरिष्ठ, कृपया मेरे पिता की जान बचाओ। मेरे पिता अपने दुश्मनों द्वारा गहरे समुद्र में फंस गए हैं। वह इस समय बहुत खतरे में हैं। कृपया मेरी मदद करें, सीनियर। गुफा के अंदर फैंग चेन ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन बाहर जाने की उसकी कोई योजना नहीं थी। उनका और नवेन का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पिछली बार जब उसने नवेन को बचाया था तो वह सिर्फ इस महान क्षेत्र को समझना चाहता था। नवेन ने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन वह और भी अधिक चिंतित हो गई जब उसने देखा कि फैंग चेन का रिट्रीट से बाहर आने का कोई इरादा नहीं है। वह समझ गई कि फैंग चेन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, लेकिन अब वह केवल फैंग चेन से पूछ सकती थी। अगर फैंग चेन ने कार्रवाई नहीं की तो उसके पिता निश्चित रूप से मर जाएंगे। दांत पीसते हुए वह फिर बोली, वरिष्ठ, मेरा ना परिवार एक शॉट के बदले में 3 लेवल 7 दानव गोलियां इस्तेमाल करने को तैयार है। लेकिन फैंग चेन उदासीन रहा। 5, मैं 5 देने को तैयार हूँ, नवेन ने फिर चिल्लाया। लेकिन फैंग चेन अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। 8, ये सब मेरे ना परिवार बच गया है, कृपया एक बार कार्रवाई करें। जब वह बोल रही थी तो नवीन की आंखें लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। स्तर 7 के दानव जानवर ग्रैंडमास्टर स्तर की ताकत हैं। ये 8 उनके ना परिवार के सैकड़ों वर्षों के संचय हैं और वे ना परिवार के उन शिष्यों के लिए उपयोग करने के लिए तैयार हैं जिनके ग्रैंडमास्टर स्तर को पार करने की सबसे अधिक संभावना है, ताकि वे ना परिवार को उच्च स्तर तक ले जा सकें। लेकिन अब ना परिवार खतरे में है और यदि उसके पिता की मृत्यु हो गई तो परिवार नष्ट हो जाएगा। वह इन संचित धनराशियों को केवल आशा की एक किरण के बदले में ही निकाल सकता है। और इस बार फैंग चेन ने अंततः जवाब दिया। क्या हुआ? उसने पूछा। फैंग चेन का जवाब देखकर नवेन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मेरे पिता और परिवार के अन्य 2 शक्तिशाली लोग गहरे समुद्र में फंस गए हैं और वे लुओ परिवार के 3 शक्तिशाली लोगों द्वारा फंस गए हैं। 1 ताओ का 5वां स्तर है, 2 ताओ का 3रा स्तर है।
फैंग चेन ने फिर पूछा, क्या कोई ग्रैंड मास्टर नहीं है? नहीं, लिंगलू द्वीप में केवल एक ग्रैंड मास्टर है। इसकी कोई संभावना नहीं है कि अन्य ग्रैंड मास्टर हों। ना वेन ने तुरंत उत्तर दिया। ये सुनकर फैंग चेन गहरी सोच में पड़ गया। ना वेन बाहर उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। अज्ञात समयावधि के बाद द्वीप संरचना खुल गई और फॉन्चेन वहां से भाग निकला। पहले मुझे राक्षस की गोली दो, फिर मैं कार्रवाई करूंगा। हाँ, जूनियर तैयार है। ना वेन ने एक भंडारण अंगूठी निकाली और उसे फैंग चेन को सौंप दिया। फैंग चेन ने भंडारण अंगूठी ली और उसे जांचा, और तुरंत वहां वास्तव में 8 राक्षस गोलियां थीं। उसकी नज़र इस बात पर पड़ी कि 2 राक्षसी गोलियों से एक हल्की राक्षसी आभा निकल रही थी। ये स्पष्टतः जादुई मार्ग से संबंधित एक समुद्री राक्षस की गोली थी। ये तलवार दानव के दाव छिद्र को खोलने में बहुत मददगार होगा। उन्होंने भंडारण अंगूठी अपनी बाहों में डाल ली और कहा, मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे धोखा दिया तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के वापस लौट जाऊंगा। ना वेन ने तुरंत आश्वासन दिया, चिंता मत करो वरिष्ठ, मैं उन लोगों की खेती को कभी नहीं छिपाऊंगा। फैंग चेन ने सिर हिलाया, तो फिर आगे बढ़ो। ना वेन बहुत खुश थी। अगर फैंग चेन सहमत हो जाए तो उसके पिता बच जाएंगे। वरिष्ठ, कृपया मेरे पीछे आइए। नवेन ने फैंग चेन को दक्षिण पूर्वी समुद्र तक पहुंचाया। रास्ते में फॉन्ग चेन ने पूछा, क्या हुआ? नवेन ने इसे छिपाया नहीं और कहा, मुझ पर पहले हमला होने के बाद मेरे पिता ने सोचा कि परिवार में कोई गद्दार होना चाहिए। कई महीनों की जांच के बाद गद्दार का पता चला और लुओ परिवार के अगले कदम का पता चला। इसलिए उन्होंने स्थिति का फायदा उठाने और लुओ परिवार के सभी 3 शक्तिशाली लोगों को खत्म करने की योजना बनाई। इस बिंदु पर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लुओ परिवार की चाल थी। मेरे पिता और अन्य लोग इस चाल में फंस गए थे। अब न परिवार के बाकी सदस्य लुओ परिवार से लड़ रहे हैं, लेकिन दाव क्षेत्र के प्रभारी के बिना वे जल्द ही टिक नहीं पाएंगे। मैं इसके बारे में सोचता हूँ, और एकमात्र व्यक्ति जो मदद मांग सकता है वह वरिष्ठ है। नवेन की कहानी सुनने के बाद फैंग चेन शांत दिखे। चूंकि वास्तव में कोई ग्रैंडमास्टर क्षेत्र नहीं है, इसलिए यह कोई समस्या नहीं है। और उसकी तात्कालिक भाला भी द्वीप पर ही छूट गई थी। अगर सचमुच कुछ हुआ तो वह तुरंत द्वीप पर वापस आ सकता था। जहां तक 3 दाव क्षेत्रों का सवाल है, उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। नवेन ने फॉन्ग चेन को पूर्व की ओर ले गया। सैकड़ों मील भागने के बाद उन्हें गहरे समुद्र में तीव्र ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। देवताओं और दानवों ने देखा कि हजारों लोग गहरे समुद्र में लड़ रहे हैं। यद्यपि वे गहरे समुद्र में थे, फिर भी इससे दोनों पक्षों के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जियानटियन क्षेत्र में पहुंचने के बाद साधक बिना सांस लिए 1 दिन तक समुद्र में रह सकते हैं। जहां तक पानी के दबाव की बात है, हालांकि यह प्रभावित होगा, लेकिन ये दोनों तरफ एक समान है, इसलिए यह एक दूसरे को रद्द कर देता है। युद्ध के मैदान के पीछे दाव क्षेत्र में 3 मजबूत पुरुष हैं जो एक बैंगनी वर्गाकार व्यूह को नियंत्रित कर रहे हैं। चौकोर पंक्ति में 3 लोग हैं, लेकिन ये तीनों लोग अपना सिर पकड़े हुए हैं और इस समय बहुत पीड़ा में दिख रहे हैं। उनमें से एक को वह जानता है, वह है नारिस, जिससे वह एक बार मिल चुका है। हालांकि वह कार्य करने की जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि चारों ओर देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक आंखें खोल लेता है। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई संकट नहीं है, उन्होंने नवेन से कहा, अपने लोगों से कहो कि वे बैंगनी वर्गाकार व्यूह के करीब न जाएं। उसने आश्चर्य से फैंग चेन की ओर देखा, क्योंकि वे अभी भी वहां से 300 मील दूर थे। लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और सिर हिलाकर कहा, हाँ। उसे सहमत होते देख फैंग चेन ने उसके कंधों को पकड़ लिया और उसी समय अपने वज्रपंख फैला दिए। उसे तेज गति से गहरे समुद्र में ले जाओ। युद्ध के मैदान में रॉडी और प्रश्न पूछने वाले अन्य 2 लोगों को युद्ध के मैदान को देखने में भी कोई रुचि नहीं थी, और वे नालेसी और चौकोर संरचना में अन्य 2 लोगों को मजाकिया नजरों से घूर रहे थे। इसमें कितना समय लगेगा? उसने अपने पास बैठे बूढ़े आदमी से पूछा। इन तीनों लोगों को एक और कप चाय की जरूरत है, तभी वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत अच्छा, रोडी ने उत्साह दिखाया। एक और कप चाय में पूरा ना परिवार नष्ट हो जाएगा। हाँ, मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आप सफल नहीं होंगे, नालेसी, जो अपने चारों ओर के क्षरण बल का प्रतिरोध कर रहा था, ने भारी स्वर में कहा। अब तो उसे बोलने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी, और यह स्पष्ट था कि वह विरोध करने में असमर्थ हो गया था। रोडी ने व्यंग्य किया, नारिस, तुम्हें जल्द ही अपनी मूर्खता की कीमत चुकानी पड़ेगी।
मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है और मेरा बेटा उसे बहुत पसंद करता है। तुम्हारे न परिवार को नष्ट करने के बाद मैं उसे अपने बेटे की गुलाम बना सकता हूँ। नारिस क्रोधित थी, तुम विश्वासघाती खलनायक हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, भले ही मैं भूत बन जाऊं। हे, रॉडी ने हमेशा की तरह व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब तुम जीवित थी तब मुझे तुमसे डर नहीं लगा, तो जब तुम मर गए तो मैं तुमसे कैसे डर सकता हूँ। टकराना। अचानक ऊपर समुद्र में आसमान से एक आकृति गिरी और सीधे समुद्र में जा गिरी। वहां गड़गड़ाहट और बिजली भी चमक रही थी। रॉडी ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। ताओ का एक भिक्षु। उसने ऊपर देखा और देखा कि फैंगचेन नावेन के साथ तेज गति से डूब रहा है और जल्द ही उनके सामने आ गया। रॉडी ने ये देखा और समझ गया कि यह ना परिवार का बचाव करता था। लेकिन फैंगचेन की साधना को महसूस करने के बाद उन्होंने तिरस्कार दिखाया। उन्होंने कहा, आप ताओवाद के केवल तीसरे स्तर पर हैं, क्या आप यहाँ मरने आए हैं? फैंगचेन ने नावेन को जाने दिया और उसे पीछे जाने दिया। नवेन ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और उसने कहा, मुझे इनाम मिल गया है और मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। उन्हें बचाओ। रोडी और अन्य दो लोग हंसने लगे। उनकी हंसी घृणा और अवमानना से भरी हुई थी। बेटा, मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है, रोडी ने व्यंग्य किया और फिर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। वैसे मैंने सुना है कि माई टिंग और अन्य लोगों को पूछताछ के मार्ग के शुरुआती चरण में एक भिक्षु ने मार डाला था। क्या यह आप हो सकते हैं? माई टिंग, ओह ठीक है। फैंगचेन ने इस व्यक्ति के बारे में सोचा और इनकार नहीं किया। मैंने उसे मार डाला। उस स्थिति में आप भी मर सकते हैं। लुओशा, लुओ जिएना, उसे मार डालो। उसने अपने आसपास खड़े अधेड़ उम्र के आदमी और बूढ़े आदमी से कहा। जहां तक चार तरफा संरचना का सवाल है, वह इसे अकेले मुश्किल से सहारा दे सकता है, लेकिन वह फिलहाल 3 नालों को नष्ट करना जारी नहीं रख सकता। लेकिन जब तक वे दोनों फैंगचेन को मार देंगे, तब तक उनके वापस आने पर भी यही होगा। मेरा मानना है कि वे दोनों जो अन्वेषण मार्ग के तीसरे स्तर पर हैं, उन्हें तीसरे स्तर को मारने में कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, दोनों ने वचन दिया और उनके हाथों में आध्यात्मिक ज्योति चमक उठी और हड्डी की तलवार प्रकट हुई। लुओशा ने फैंगचेन को घूरते हुए कहा, लड़के, तुमने मेरे लुओ परिवार को भड़काने की हिम्मत की, तुम वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहे हो। रोजना ने भी व्यंग्य करते हुए कहा, आज हम आपको बताएंगे कि सभी पुरस्कार स्वीकार करना आसान नहीं होता। दोनों ने अपने हाथों में हड्डी की तलवारें पकड़ ली और फैंगचेन पर बाएं और दाएं से हमला किया। उनके आसपास के पानी के दबाव का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे फैंगचेन के पास बाईं और दाईं ओर से आए, लेकिन साथ ही वे अपनी स्थिति भी बदलते रहे और उनका सहयोग अत्यंत मौन था। रोडी ने व्यंग्य किया, प्रश्न के चौथे स्तर का शिखर भी उन दोनों के सामने कुछ नहीं है। बेटा, तुमने गलत व्यक्ति के साथ गड़बड़ कर दी। टकराना। रोजना ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके दूर से फैंगचेन पर हमला किया। राक्षस शीघ्रता से फैंगचेन के पास पहुंचा और रोजना के जादू से सहयोग करते हुए फैंगचेन को पीछे हटने से रोक दिया। उन दोनों के बीच सहयोग, एक दूर और एक करीबी, बहुत रोमांचक था। दुर्भाग्यवश उनका सामना फैंगचेन से हुआ। उनकी तथाकथित हत्यारी चालों का सामना करते हुए फैंगचेन दाईं ओर खिसक गया। न केवल वह जादू की रुकावट से बच गया, बल्कि उसने राक्षस के वार से भी बच गया। आप वास्तव में इसे चकमा दे सकते हैं। राक्षस ने सोचा कि फैंगचेन भाग्यशाली है कि वह बच गया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से लेना भी शुरू कर दिया। ताओ क्यू उसके पीछे बढ़ गया और ताओ के 3 शब्द फ्लैश, तलवार और वार उसके पीछे प्रकट हुए। जब रोजना ने राक्षस की मारक चाल देखी, तो उसके पीछे ताओ के 3 शब्द तरंग, एकत्रीकरण और ज्वाला प्रकट हुए। उन दोनों ने अपना जादू चलाया और फैंगचेन पर फिर से हमला किया। राक्षस की आकृति चमक उठी और वह उस स्थान से गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह पहले से ही फैंगचेन के पीछे था। भाड़ में जाओ, वह बुरी तरह हंसा। तलवार ने फैंगचेन की गर्दन के पिछले हिस्से पर वार किया। उसे पूरा भरोसा था कि यह तलवार फैंगचेन को 2 टुकड़ों में काट देगी। फैंगचेन केवल बाईं ओर ही बच सका, लेकिन रोजना की जादुई शक्ति ने बायां हिस्सा अवरुद्ध कर दिया था और उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह बर्बाद हो चुका था। टकराना। लेकिन उसे आश्चर्य ये हुआ कि उसकी तलवार वास्तव में एक कठोर वस्तु से टकराई थी। क्या हो रहा है? क्या ये प्रतिद्वंद्वी का रक्षात्मक जादुई हथियार है? उसने ध्यान से देखा और दंग रह गया, क्योंकि जिस पर उसने प्रहार किया वह वास्तव में एक हड्डी की तलवार थी।
और हड्डी की तलवार का मालिक फैंग चेन था। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया, बस तलवार को अपनी पीठ पर रख लिया और उसकी अत्यंत तेज तलवार को रोक दिया। ये कैसे संभव है? उसे विश्वास नहीं हुआ। तभी फैंग चेन ने अपना सिर घुमाया, उसकी ओर देखा और कहा, तुम बहुत धीमे हो। अगले ही पल देवताओं और राक्षसों की शक्ति फूट पड़ी। लुओशा की ओर बढ़ो। लुओशा हैरान रह गया, कैसा भयानक दबाव। वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन पंख तो बस फड़फड़ा रहे थे। फैंग चेन पहले ही घूम चुका था। उसकी गति इतनी तेज थी, अगर वह फ्लैश शब्द भी समझ लेता तो भी वह 1 या 2 फ्लैश जितनी तेज नहीं होती। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो व्यक्ति था, जिसे वह चींटी समझ रहा था, वह सरल नहीं था। अब प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी है। फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, अपने हाथ में हड्डी की तलवार घुमाते हुए। टकराना। इस तलवार ने लुओशा की हड्डी की तलवार पर वार किया। प्रतिद्वंद्वी को शक्ति का ऐसा उछाल महसूस हुआ जो कल्पित बौनों को नहीं होना चाहिए था, साथ में एक राक्षसी तलवार का इरादा भी था। धमाका। लुओशा सीधे उड़ गया और उसके मुंह से खून हवा में उछल पड़ा। फैंग चेन की तलवार बहुत भारी थी और उसमें देवताओं और राक्षसों की शक्ति समाहित थी। एक साधारण 7वें स्तर का ताओवादी उसका विरोध कैसे कर सकता था? मुझे बचाओ। सिर्फ इस तलवार से उसे पता चल गया कि वह फैंग चेन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसने तुरंत रोनाजे से मदद मांगी। मैंने कहा, बहुत देर हो चुकी है। अचानक उसने फैंग चेन की आवाज़ सुनी, लेकिन उसे डर इस बात से लगा कि यह आवाज़ उसके पीछे से आ रही है। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि जिस स्थान पर फैंग चेन पहले खड़ा था वह खाली था। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि फैंग चेन की तलवार उसकी गर्दन की ओर आ रही है। नहीं, उसके पास ये शब्द चिल्लाने के लिए ही समय था कि तलवार से उसका सिर काट दिया गया। राक्षस। रोजनर दहाड़ा। फैंग चेन की गति उसकी कल्पना से परे थी। वह बहुत देर हो चुकी थी। धमाका। अचानक एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। ये बहुत जोरदार नहीं था, लेकिन गहरे समुद्र में गड़गड़ाहट बहुत ही चमकदार थी। चिंता मत करो, अब तुम्हारी बारी है न। फैंग चेन की आवाज़ फिर सुनाई दी और रोजनर तुरंत भयभीत हो गया, क्योंकि आवाज़ उसके पीछे से आ रही थी। इस समय राक्षस का सिर अभी अभी कटा था और खून अभी तक नहीं फैला था। फैंग चेन की गति इतनी तेज थी कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। नहीं, वह दया की भीख मांगने ही वाला था, लेकिन फैंग चेन की तलवार ने पहले ही उसे काट डाला था। एक और सिर समुद्र के पानी में लुढ़क गया। वे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे, मानो उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो कि वे मर चुके हैं। जिस समय दोनों की मृत्यु हुई, उस समय आसपास सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि जो 2 शिष्य कुछ ही दूरी पर लड़ रहे थे, उन्होंने भी इस समय लड़ना बंद कर दिया और अविश्वास से इस ओर देखने लगे। गहरे समुद्र में गहरी शांति छा गई। ताओ मार्ग के 2 तीसरे स्तर के गुरुओं का केवल 3 सांसों तक लड़ने के बाद सिर काट दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फैंग चेन ने उन्हें बस एक पल में मार डाला और पिछली 3 सांसें मूल रूप से लुओशा द्वारा हमला की गई थी। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? ना वेन भी ये दृश्य देखकर दंग रह गई। उसके पास फैंग चेन को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार फैंग चेन ही ताओमार्ग का एकमात्र शक्तिशाली गुरु था जिसे वह जानती थी। मदद मांगना भी एक हताश करने वाला कदम था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन इतना शक्तिशाली होगा कि वह अपनी इच्छानुसार समान स्तर के भिक्षुओं को मार सकेगा। रोडी ने भी अविश्वास से ये दृश्य देखा और उसी समय उसे कुछ एहसास हुआ और उसने कहा, टेलीपोर्टेशन की कला। तुमने वास्तव में टेलीपोर्टेशन का तरीका समझ लिया। चाहे आप कहीं भी जाएं, इन 3 महान तरीकों का अभ्यास करना सबसे कठिन है, लेकिन उसके सामने खड़े लड़के को वास्तव में यह एहसास हो गया। आप कौन हैं? उसने फिर पूछा, लेकिन फैंग चेन ने उसके सवाल के जवाब में कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने दूसरे पक्ष से कदम दर कदम संपर्क किया। लुओडी की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी और जब उसने फैंग चेन को आते देखा तो उसने भारी अभिव्यक्ति दिखाई। वह बेवकूफ नहीं था। फैंग चेन स्पष्ट रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो उच्च रैंक के विरोधियों के खिलाफ लड़ सकता था। यद्यपि वह साधना के 5वें स्तर पर था, फिर भी वह संभवतः उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। और जब तक वह संरचना पर नियंत्रण छोड़ देगा, नारेसी और अन्य लोग बच निकलने में सफल हो जाएंगे। जब चारों ने उसे घेर लिया तो वह मर चुका था। सर, आपके और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, फिर आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? लुओ डी ने कहा। फैंग चेन ने कहा, दूसरों से पैसे लो और उन्हें आपदाओं से छुटकारा दिलाने में मदद करो। या तो बाहर निकल जाओ या मर जाओ।
लुओडी को समझ आ गया कि स्थिति अब उसके नियंत्रण में नहीं है और नारेसी और अन्य लोग उसे मार नहीं पाएंगे। वह केवल अपने दांत पीस सकता था, गठन को नियंत्रित करना छोड़ सकता था और चिल्ला सकता था, लुओ परिवार के सभी लोग पीछे हटो। उसके बाद वह पीछे की ओर भाग गया। लुओ परिवार के लोग कैसे रुकने की हिम्मत कर सकते थे? वे सभी दिशाओं में भाग गए। फैंग चेन उनका पीछा करने के लिए तैयार नहीं था। वह यहाँ लोगों को बचाने आया था, लोगों को मारने नहीं। इस बात की उसे परवाह नहीं थी कि बाद में उसे लुओ परिवार से बदला मिलेगा या नहीं, क्योंकि वह जल्द ही लिंगलू द्वीप छोड़ देगा और शायद वापस न आए। जब न परिवार और अन्य लोगों ने लुओ परिवार को पीछे हटते देखा तो वे उत्साह से चिल्ला उठे। कुछ तो फूट फूट कर रोने लगे। आप जानते हैं, जब उन्होंने परिवार के 3 मुखियाओं को फंसा हुआ देखा तो वे लगभग हताश हो गए। दाओ दाओ क्षेत्र के बिना वे विलुप्त होने से ज्यादा दूर नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि नावेन द्वारा वापस लाए गए लोग इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पलक झपकते ही लुओ परिवार के 2 दाओ दाओ दायरे के स्वामियों को मार डाला। नावेन की आंखें लाल थीं। सौभाग्य से उनकी मुलाकात फैंग चेन से हुई और उन्होंने फैंग चेन को आमंत्रित किया, अन्यथा उनका ना परिवार वास्तव में खत्म हो गया होता। लुओडी का नियंत्रण खोने वाली संरचना तुरंत टूट गई और नालीसी और अन्य 2 अंततः बच निकले। रोदी, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आज का बदला लूंगा। नालीसी ने अपने दांत पीस लिए और भाग रहे लुओडी पर चिल्लाया। आज उसका ना परिवार लगभग मर चुका है और उसे इसका बदला लेना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। तब नालीसी और अन्य 2 ने अपनी आंखों में विस्मय के साथ फैंग चेन को देखा। नारिस फैंग चेन को नाम में शामिल करना चाहता था, लेकिन फैंग चेन दृढ़ निश्चयी था, इसलिए उसने उस पर दबाव नहीं डाला। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन इतना शक्तिशाली होगा कि वह समान स्तर के साधक को आसानी से मार सकेगा। नारिस ने बहुत ईमानदारी से कहा, मेरे ना परिवार को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से आपके आभार का बदला चुकाऊंगी। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर ना, आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है और आपको मुझे चुकाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मिसना का इनाम प्राप्त करने के बाद लोगों को बचाने आया था। अब जब लोगों को बचा लिया गया है तो मामला खत्म हो गया है। नावेन ने अपने पिता को 8वें स्तर की राक्षस गोली के बारे में भी बताया। नारिस ने यह सुनकर बार बार अपना सिर हिलाया, ये काम नहीं करेगा। कुछ दानव गोलियां परिवार को बचाने की दयालुता को कैसे चुका सकती हैं? कृपया मेरे साथ परिवार के पास वापस जाएं, ताकि मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार कर सकूं और आपका ऋण चुका सकूं। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे अपना रिट्रीट जारी रखने के लिए वापस जाना है, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। नारिस कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि फैंग चेन ने अचानक अपना सिर घुमाया और एक निश्चित दिशा में देखने लगा। उन्होंने असमंजस में पूछा, क्या हुआ तुम्हें, साथी ताओवादी? फैंग चेन ने असमंजस में पूछा, लुओ परिवार का मुखिया वापस क्यों भाग गया? क्या उस कमीने रोडी ने वापस आने की हिम्मत की? नारिस गुस्से में थी, इस आदमी ने वाकई वापस आने की हिम्मत की, क्या इसे मौत का डर नहीं है? फैंग चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोडी का पीछा कर रहा है और उसके चेहरे पर बेहद घबराहट थी। उसने देवताओं और राक्षसों की आंखें खोलकर देखा और तुरंत भयभीत हो गया। रोडी से 100 मील पीछे एक अत्यंत विशाल समुद्री राक्षस बहुत तेज गति से उसका पीछा कर रहा था। फैंग चेन एक नज़र में बता सकता था कि समुद्री राक्षस एक 8वें स्तर का समुद्री राक्षस था। 8वें स्तर का समुद्री राक्षस? यहाँ 8वें स्तर का समुद्री राक्षस कैसे हो सकता है? आंतरिक समुद्र में कोई 8वीं स्तरीय समुद्री राक्षस नहीं है। अगर है तो केवल एक ही संभावना है, बाहरी समुद्र से प्रवेश करना। ये सोचते ही फैंग चेन के रोंगटे खड़े हो गए और वह चिल्लाया, जल्दी भागो, एक 8वें स्तर का समुद्री राक्षस यहाँ पीछा कर रहा है। ये कहने के बाद भी वह नहीं रुका और उसके पीछे वज्रपंख फिर से प्रकट हुए और मूल स्थान से गायब हो गए। समुद्र की सतह पर भाग जाओ। नारिस पहले तो दंग रह गई, ये सोचकर कि फैंग चेन ने गलत देखा है। इस आंतरिक समुद्र में एक समुद्री राक्षस कैसे हो सकता है? लेकिन फैंग चेन को इतनी घबराहट में जाते देख उसे एहसास हुआ कि फैंग चेन शायद झूठ नहीं बोल रहा था। ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल में मौत का डर उमड़ आया। उसने तुरंत अपने पास खड़े ताओ धर्म के 2 शक्तिशाली लोगों को चिल्लाकर कहा, सभी को अलग अलग समूहों में ले जाओ, अलग अलग दिशाओं में भाग जाओ। यदि आप 8वें स्तर के राक्षस द्वारा निशाना बनाए जाते हैं तो उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा।
केवल इसी तरीके से शायद कुछ बच्चों को बचाया जा सकेगा। हाँ, दोनों को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत न परिवार के कुछ लोगों को वहां से हटा दिया। नारिस ने नवेन और अन्य बच्चों को भी अपने साथ ले लिया और फैंगचेन की दूसरी ओर भाग गई। आह! जैसे ही वे अलग अलग भागे, पीछे से एक जानी पहचानी चीख सुनाई दी, लेकिन वह जल्द ही बंद हो गई। नारिस को बहुत डर लगा, क्योंकि वह इस आवाज से बहुत परिचित था। ये रोडी की आवाज थी। जाहिर है, रोडी की मृत्यु 8वें स्तर के राक्षस के मुंह में हुई थी। इससे नारिस और अन्य लोग और भी अधिक भयभीत हो गए और उन्होंने अपने जीवन में सबसे तेज भागने की कोशिश की। और उनके जाने के कुछ ही समय बाद एक विशाल राक्षस यहाँ प्रकट हुआ। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और यहाँ की सारी लाशें निगल लीं। निगलने के बाद उसने कई दिशाओं में देखा, और ये दिशाएं ठीक वही थीं जहाँ से फैंगचेन और अन्य लोग भागे थे। एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद उसने अंततः फैंगचेन की दिशा चुनी और उसका पीछा किया। यद्यपि इसका शरीर बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी गति थंडर विंग्स का उपयोग करने वाले फैंगचेन की तुलना में कई गुना अधिक है। फैंगचेन के समुद्र से भागने के बाद थंडर विंग्स कभी नहीं रुका और एक निश्चित दिशा में भागता रहा। यदि कोई ये दृश्य देखता तो वह निश्चित रूप से फैंगचेन को मूर्ख समझता, क्योंकि जिस दिशा में वह भागा था वह लिंग्यू द्वीप के विपरीत थी। ये स्पष्ट रूप से आत्मघाती व्यवहार था। आखिरकार समुद्र पर आपकी गति समुद्री राक्षस जितनी तेज नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि 8वें स्तर का राक्षस उसे घूर रहा है, और वह उसकी गति से कई गुना अधिक तेज गति से उसका पीछा कर रहा था। लेकिन फैंगचेन घबराया नहीं। उसने विपरीत दिशा इसलिए चुनी थी ताकि वह जानवर को अपने द्वीप से जितना संभव हो सके दूर भगा सके। इस तरह वह तत्काल भाला का उपयोग करके वापस जा सकता है और भागने के लिए अधिक समय पा सकता है, या उससे छुटकारा भी पा सकता है। धमाका! जैसे ही वह गहन विचार में डूबा था, 100 मील दूर समुद्र से एक विशालकाय आकृति उछली। समुद्र में प्रवेश करने से पहले कुछ सांसों के लिए हवा में रहें। जिस लहर ने इसे हिला दिया वह चारों ओर से टकराए 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची। फैंगचेन गंभीर लग रहा था। वह 8वां स्तर का राक्षस पकड़ रहा था। इसकी गति उसकी कल्पना से परे थी। ये देखकर फैंगचेन को पता था कि वह अब और देरी नहीं कर सकता और वापस जाने का समय आ गया था, अन्यथा मैं सचमुच यहीं मर जाऊंगा। टकराना! लेकिन जब वह वापस टेलीपोर्ट होने के लिए तत्काल भाला का उपयोग करने वाला था, आसमान से एक पवित्र प्रकाश उतरा। इसने 8वें स्तर के समुद्री राक्षस को जोर से मारा। जिस क्षेत्र में 8वें स्तर का राक्षस स्थित है, वहां का समुद्र का पानी तुरंत वाष्पित हो जाता है। आसपास का पानी उबलता है। यहाँ तक कि सैकड़ों मील दूर स्थित फैंगचेन भी इस घटना से हिल गया। सौभाग्य से दुष्ट दानव शील्ड ने उसे रोक दिया और वह समुद्र में नहीं गिरा। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था और साथ ही वह समझ गया कि यह कल्पित बौनों की शक्तिशाली आत्मा समुद्र क्षेत्र के स्वामी की हरकत थी। ज़ू बेजे, तुमने सीमा पार कर ली है। ऊपर आसमान से एक स्त्री की आवाज आई, ठंडी और अहंकारी। 8वें स्तर का समुद्री राक्षस इस हरकत से घायल नहीं हुआ। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एलिस, तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत तेज है। ये नाम सुनकर फैंगचेन तुरंत समझ गया कि यह कौन था। कल्पित बौनों की आत्माओं के 2 समुद्रों में से एक, रानी एलिस, और उसका एक और नाम भी है, प्रेम का देवता। आंतरिक समुद्र से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम हमेशा के लिए यही रह जाओगे, एलिस ने ठंडे स्वर में कहा। ज़ू बेजे ने व्यंग्य किया, हाँ एलिस, मैं अप्रत्याशित रूप से यहाँ हूँ। चलो मेरे साथ लड़ाई करते हैं। मेरे शिष्य भी लंबे समय से भूखे हैं। चलो इस क्षण का लाभ उठाकर उन्हें अच्छा भोजन दें। एलिस ने ठंडी सांस ली, मुझे डर है कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। ज़ू बेजे ने हंसते हुए कहा, आप मुझे रख सकते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप में क्षमता है या नहीं। अगले ही पल ज़ू बेज का विशाल शरीर आसमान में उछला। एलिस से लड़ रहा है। टकराना, धमाका, बमबारी की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं। समय समय पर ऊर्जा का एक विस्फोट समुद्र पर गिरता और विशाल लहरें पैदा करता। फैंगचेन लगातार पीछे हटता रहा और हैरान होकर आसमान को देखने लगा जो लगातार रोशनी चमका रहा था। क्या यह आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के महान स्वामियों के बीच युद्ध है? यद्यपि उसने पहले भी आध्यात्मिक सागर क्षेत्र से हमलों का सामना किया था, लेकिन दानव भगवान की सुरक्षा के कारण उसे ज्यादा झटका नहीं लगा। इसके अलावा तियानयान और ज़ियाजियान दोनों बूढ़े हैं और वास्तव में लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। अब जबकि उसने आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्रों के बीच टकराव को सचमुच देख लिया है,
तो उसे आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्रों की महान शक्ति के वास्तविक भय का एहसास हो गया है। साथ ही मैं ये भी समझता हूँ कि मैं इस कदम से अभी भी बहुत दूर हूँ। उसने चारों ओर देखा और देवताओं और राक्षसों की निगाहों के सामने उसने गहरे समुद्र में असंख्य समुद्री राक्षसों को सभी दिशाओं में अंतर्देशीय समुद्र की ओर भागते देखा। वह हौंकने लगा, यह एक राक्षसी ज्वार है। यदि वह समुद्र पर ही रहेगा तो घिर जाने पर अवश्य ही मर जाएगा। बचने की एकमात्र संभावना लिंगलू द्वीप पर वापस लौटना और इस द्वीप पर निर्भर रहकर भयंकर ज्वार का प्रतिरोध करना है। ये सोचते हुए उसने आकाश में हो रहे भयंकर युद्ध को गौर से देखा और फिर वह आकृति वहां से गायब हो गई। टेलीपोर्टेशन तकनीक। जब फैंग चेन ऊपर आसमान में दूर चला गया तो एलिस की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की एक चमक चमक उठी। उसने स्वाभाविक रूप से पहले भी फैंग चेन पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह चींटी टेलीपोर्ट करना जानती होगी। लेकिन वह बस आश्चर्यचकित थी और जल्द ही वह फिर से ज़ू बेज़े के साथ लड़ी। फैंग चेन, जो वापस गुफा में आ गया था, ने महसूस किया कि उसकी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी। हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और गुफा में मौजूद सभी चीजें भंडारण रिंग में रख दी। और जब उसने ये सब समाप्त किया तो लिंगलू द्वीप में एक जोरदार घंटी बजी। ये दस्तक 9 बार है। इन 9 घंटियों के बजने से पूरे द्वीप में हलचल और तनाव फैल गया। घंटी बजती है 9, ये सबसे बड़ा संकट है, जानवर ज्वार आ रहा है। फैंग चेन गंभीर दिख रहा था। राक्षस समुद्र के नीचे चट्टानी क्षेत्र में खतरा उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। महज आधे साल में ही उन्हें एक ऐसी भयंकर लहर का सामना करना पड़ा जो एक सदी में दुर्लभ थी। कुछ क्षण विचार करने के बाद वो तुरंत यहाँ से नहीं गया। इसके बजाय वो जमीन में गहराई तक घुस गया और एक जगह बना ली। इस स्थान पर कई संरचनाएं व्यवस्थित की गई हैं तथा यहाँ तात्कालिक भालाएं रखी गई हैं। ये सब करने के बाद फैंग चेन द्वीप से भाग निकला और लिंगलू द्वीप की ओर चला गया। इस व्यक्ति के साथ यदि लिंगलू द्वीप पर आक्रमण होता है तो भी उसके पास आशा की एक किरण है। जब वह लिंगलू द्वीप पर वापस लौटे तो पूरा द्वीप पहले से ही तनावग्रस्त था। चारों ओर मौजूद कल्पित बौने लिंगलू द्वीप की ओर वापस भागे। लिंगलू द्वीप पर 2 हिरण वृक्ष भी हल्के हरे प्रकाश से चमक उठे तथा अवरोध दिखाई देने लगे, जिससे पूरा द्वीप ढक गया। इसी समय लिंगलू द्वीप के भिक्षुओं ने आने वाली भयंकर लहर का सामना करने की तैयारी में रसद का परिवहन जारी रखा। पूरे द्वीप में तनाव और दहशत का माहौल छा गया। कुछ कल्पित प्राणी प्रार्थना कर रहे थे, जबकि अन्य अपने चेहरों पर भय के भाव लिए रो रहे थे। हर बार जब भी कोई विशाल ज्वार आएगा, एक द्वीप नष्ट हो जाएगा। यदि द्वीप नष्ट हो गया तो द्वीप पर रहने वाले लोग निस्संदेह मर जाएंगे। जहां तक अंतर्देशीय समुद्र की गहराई में भागने की बात है तो यह अब संभव नहीं था। आखिरकार आप निश्चित रूप से क्रैकन जितने तेज नहीं हैं। जब तक आप ग्रैंडमास्टर स्तर पर नहीं हैं, तब तक अंतर्देशीय समुद्र के केंद्र में सबसे सुरक्षित द्वीप पर भागने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही फैंग चेन ने द्वीप में प्रवेश किया, एक एल्फ जो एक गार्ड की तरह दिख रहा था तुरंत आगे आया और सम्मानपूर्वक कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या सीनियर माई चेन है? फैंग चेन ने कहा, बिल्कुल। ये सुनकर गार्ड बहुत खुश हुआ और बोला, वरिष्ठ माई चेन, द्वीप स्वामी ने मुझे आमंत्रित किया है। ये सुनकर फैंग चेन ने एक पल के लिए सोचा और थोड़ा सिर हिलाया। पहरेदारों ने फैंग चेन को लुशु के शीर्ष पर स्थित विशाल हवेली में ले गए, जो लिंगलू द्वीप के मालिक की हवेली थी। हवेली में प्रवेश करते हुए कुछ देर उड़ने के बाद आप एक हॉल में आ गए। इस समय हॉल में 20 से अधिक लोग हैं, जो सभी ताओवादी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। किसी को आते देख सबने इधर उधर देखा, लेकिन जब उसने देखा कि फैंग चेन ने केवल 3रे स्तर की साधना के बारे में पूछा था तो उसकी अब ज्यादा रुचि नहीं रही। साथ ही दाओवादी माए, ये तुम हो, तुम वास्तव में अभी भी जीवित हो। फैंग चेन को देखकर एक कल्पित बौना बहुत खुश हुआ और तुरंत आगे बढ़ गया। फैंग चेन ने करीब से देखा और ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह नारेस था, लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह अपेक्षित था। आखिरकार ज़ू बेज़े सीधे उसका पीछा कर रही थी और नारेस और अन्य लोगों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, साथ ही ताओवादी का धन्यवाद, तुमने उस 8वें स्तर के समुद्री राक्षस को दूर भगा दिया, अन्यथा मेरा पूरा परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया होता। मैंने पहले तो सोचा था कि मेरा ताओवादी दोस्त मुसीबत में होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सुरक्षित और स्वस्थ होगा। जैसे ही ये शब्द निकले,
दर्शकों में से हर कोई तुरंत फैंग चेन की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। नेल्स, तुम क्या बात कर रहे हो? वह 8वें स्तर के राक्षस द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद बच गया। और वह बच भी गया। एक मध्यम आयु वर्ग का योगिनी व्यक्ति आश्चर्य से उठ बैठा। नारेस ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। इस तथ्य पर ध्यान न दे कि साथी ताओवादी माई ने केवल 3रे स्तर की साधना के बारे में पूछा था। लुओ परिवार जानता है कि उन दोनों ने 3रे स्तर की साधना के बारे में पूछा था, है न? वे साथी ताओवादी माई द्वारा बस एक पल में सीधे मारे गए थे। मैं वहां था और मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी लोग और भी अधिक आश्चर्य से फैंग चेन की ओर देखने लगे। एक ही स्तर के भिक्षु को एक पल में मार डालने के लिए फैंग चेन की युद्ध शक्ति कम से कम 5 या 6 स्तर की थी। यहाँ तो औसत स्थिति है। ये शक्तिशाली आदमी कहाँ से आया? जिस योगिनी ने अभी अभी बात की थी, उसने फैंग चेन को सलाम किया और कहा, मैं बेडोन में आपके दोस्त का नाम नहीं जानता। फैंग चेन ने कहा, मैं माई चेन हूँ। इस व्यक्ति की साधना 8वें स्तर पर है, इसलिए उसे अभी भी सम्मानपूर्ण रहने की आवश्यकता है। अन्य लोगों ने भी अपना नाम बताने के लिए अपना मुंह खोला, जो कि फैंग चेन के पहली बार आने पर पूरी तरह से अलग था। कोई रास्ता नहीं है, चाहे वह एक ही स्तर के 2 लोगों को एक पल में मार देना हो या 8वें स्तर के समुद्री राक्षस के हाथों से जीवित बचना हो, ये बहुत चौंकाने वाला है। हालांकि फैंग चेन का साधना स्तर कम है, लेकिन उसकी प्रतिभा मौजूद है और उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। उससे ग्रैंडमास्टर का स्तर हासिल करने की उम्मीद की जाती है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से दोस्त बनाने की जरूरत है। हालांकि कुछ लोग फैंग चेन को इतना लोकप्रिय होते देखकर असंतुष्ट थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, समान स्तर के किसी व्यक्ति को मारना कोई कौशल नहीं है। उच्च स्तर के किसी व्यक्ति को मारना ही असली राक्षस है।